अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है इकनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान। यानी जो क्लाइमेट चेंजेस दुनिया में आ रही हैं, जिसके बहुत सारी मुख्तलिफ राय है, उसका असर पाकिस्तान के मईशत पे क्या हो सकता है या होगा। इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने दो एक्सपर्ट्स को दावत दिया है। आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ बैठे हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब, जो कि एक इंटरनेशनल एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं और आजकल पाकिस्तान में मुकीम है, और हम उनसे इस बारे में राय लेंगे। इनके साथ बैठती हैं शगुफ्ता इश्तियाक, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और इस मौजू पे भी उन्होंने बहुत रिसर्च की है। मुबीन साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, मैं थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। अभी रिसेंट जो जनवरी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इस्लामाबाद में, जिस पे प्राइम मिनिस्टर भी थे, उसमें डॉक्टर पचौरी, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं लास्ट ईयर के, अलॉन्ग विद अल गोर, और इन दो शख्सियात ने ये साबित किया है कि अब तक जो बहस थी कि ये ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली है या नहीं है, या कोई ऐसे ही लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है, तो अब फाइनली दुनिया ने माना है कि दिस इज़ रियल ए प्रॉब्लम, और इसी को रिकग्निशन में पचौरी और गोर को ये एजाज़ दिया गया। पचौरी साहब ख़ास तौर से पाकिस्तान आए और उन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से जो बात की है वो बहुत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि ऑल्दो पाकिस्तान जो है कंट्रीब्यूटर बहुत बड़ा नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में, 138 नंबर आता है अमंग द पोल्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो इम्पैक्ट आने वाला है वो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, वो 6th नंबर पे हम आएंगे अगर ये वाकई सब कुछ हो जाए, इतने दर्जा हरारत बढ़ जाए। और उस पर उन्होंने ये कहा है कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गरीबों पे पड़ेगा। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी काफ़ी कंसर्न है, हम लोगों को भी काफ़ी कंसर्न हो गया है। इसी सिलसिले में थोड़ी सी बात मैं अपने बैंकिंग बैकग्राउंड के बारे में बताना ये चाहता हूँ कि ये डिबेट जब ख़ास तौर से मैं हॉलैंड में होता था बहुत ज़्यादा चलती थी, क्योंकि हॉलैंड बहुत ही वनरेबल है इस क्लाइमेट चेंज से। जैसे आप लोगों को पता है, हॉलैंड 1/3 हॉलैंड जो है रिक्लेम्ड लैंड है फ्रॉम सी। उन्होंने एक वॉल बनाई है समुंदर के अंदर, जो कि डाइक्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। लोग कहते हैं कि इंसानियत की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी बड़ी समुंदर को उन्होंने अपने क्या दीवार बना के ज़मीन है। वो दीवार की जो ऊंचाई है वो जो भी है, अब अगर सी लेवल ऊपर जाता है तो वो दीवार टूट जाएगी और हॉलैंड ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, लाइक मालदीव विच इज़ अनदर वेरी अफेक्टेड कंट्री। तो जब 90s में उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि टोटल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कोटा फिक्स किया जाए जो पॉपुलेशन एंड इकनॉमिक साइज़ के मुताबिक हो। और उस बेसिस पे जो कैलकुलेशंस आई थी वो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड के जो एडवांस मुल्क हैं उनको बहुत बड़ी रकम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देना पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दे हैव डन, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री ने ड्यू टू वीक इकनॉमी उन्होंने नहीं की है। यहाँ गाड़ी वाड़ी बहुत कम है। उस बेसिस पे अगर देखा जाए उस प्रपोजल के मुताबिक तो पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। आज के पैसों में, जो पैसे उस ज़माने में बात होती थी, उसके कई हज़ार बिलियन डॉलर की हमें कंपनसेशन मिल सकती है अगर हम इसको प्रॉपर्ली निगोशिएट करें। ये तो हमारा इकनॉमिक इशू पर्सपेक्टिव हो गया। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ एज एन एनर्जी एक्सपर्ट कि आप ये ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ क्या देखते हैं और क्या समझते हैं कि ये वाकई बहुत सीरियस इशू है दुनिया के लिए, और इसका हल वल क्या है आपकी नज़र में? जैसा आपने जिक्र किया हॉलैंड का, वो मैंने खुद जाके बजाते खुद वो डाइक्स देखे हैं। तो तकरीबन 18 से 24 फुट के डाइक्स बनाए हैं उन्होंने, जो ये मैंने तकरीबन 10-15 साल पहले विज़िट किया था वहाँ पे। तो नो डाउट वो एक बहुत बड़ा बात है। उस ज़माने में हमारे यहाँ बांग्लादेश में बहुत तूफ़ान आया करते थे, तो वहाँ के लोग अक्सर ये कहा करते थे, जब हमने समंदर को रोक लिया तो वाई डोंट यू पीपल किल सो मैनी थाउजेंड ऑफ पीपल्स इन बांग्लादेश। पहले तो ईस्ट पाकिस्तान ही था, बाद में बांग्लादेश की भी वही सूरत हाल है। तो जो वहाँ पे सैलाब आते हैं उससे हज़ारों लोग मरते थे। तो ये अलमिया है एक बहुत बड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हॉलैंड की एक कंपनी है जिससे मेरा बहुत ताल्लुक़ रहा है। जी। उन्होंने हम लोगों वहाँ के एम्बेसी वगैरह से मिल के एक प्रपोजल दिया भी था, विच वुड हैव डबल द साइज़ ऑफ बांग्लादेश।
लेकिन जाहिर है वो पैसे की कमी की वजह से वो उस जी, पर जी। काम नहीं हो सका। तो बेसिकली अगर जैसे आपने जिक्र किया 6 से 37 इंच सी वाटर लेवल जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं वो राइज होगा नेक्स्ट 100 ईयर्स में। 100 ईयर्स में। जी। तो अब अगर वो सी लेवल राइज होता रहता है तो मैंने अभी पिछले दिनों एक आइडिया देखा, फोटो देखा, जो मैनहट्टन की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो सारी समंदर में डूबी हुई हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं की तो मैनहट्टन का जो लोअर पोर्शन है वो बिल्डिंगें जो है ना वो तकरीबन 6-6 मंजिल तक बिल्डिंगें डूब जाएंगी सारी। एंड दैट वाज कितने उसके लिए कितना वक्त चाहिए होगा? जी हाँ, उसके लिए नेक्स्ट 50 ईयर्स 100 ईयर्स। अच्छा। जी हाँ, जैसा कि बताया कि 6 इंच से लेकर 37 इंच तक डिफरेंट इलाकों में बढ़ सकता है। अब जैसा आपने कहा ग्लोबल वार्मिंग की क्या वजूहत हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक नेचुरल फेनोमेना है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है हमारे मुल्क में और दुनिया भर में। पाकिस्तान का खैर नंबर अभी इतना, जैसा आपने कहा, इकॉनमी में बहुत छोटी जी हाँ, बहुत कम है। अमेरिका देखें, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ही इज़ नॉट साइनिंग दी क्योटो प्रोटोकॉल। फिर रियो डी जेनेरो में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने वो साइन अभी नहीं किया। कोपेनहेगन में भी नहीं किया उसने। इसलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एनर्जी 36% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कंज्यूम करता है और वो जबकि उसकी आबादी जो है वो टोटल वर्ल्ड की 5-6% है। अब रेशो देख लें आप एनर्जी पर कैपिटा कंजम्पशन का, पाकिस्तान तो इस मामले में बहुत ही 130 बहुत शरीफ है इस मामले में। जी हाँ, बहुत शरीफ है। हम लोगों को तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं वो करें। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजूहत जो हैं वो CO2 एमिशंस हैं। ये सिर्फ कार्बन की वजह से सारा मसला है या और चीज़ें भी हैं? और भी गैसेज हैं, CFCs हैं और भी, CFC से जो होल हो गया जी था। जी, मेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, SOx एमिशंस हैं। CFCs पे तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया है लेकिन CO2 पे अभी कंट्रोल नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताता चलूँ 1800 में 18वीं सदी में CO2 एमिशंस जीरो हुआ करते थे, इसलिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, गाड़ी नहीं थी, ट्रेन नहीं था, जहाज नहीं थे। अब वो इतनी CFCs ये CO2 एमिशंस इंक्रीज हो गए जो 1950 में, आज से तकरीबन 60-70 साल पहले, वो 1000 मेट्रिक टन CO2 वर्ल्ड से जनरेट होता था। अब जो है वो 2005 में तकरीबन 6000 टन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब 600 टाइम्स इजाफा हो गया। तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग ना। मगर ये शोभा आपसे पूछूं मैं, देखिए आप लोग तो साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर हैं, हम एज एन इकोनॉमिस्ट हम लोग जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि अमेरिका जो साइन नहीं कर रहा उसकी क्या वजह है, क्या वो बदमाशी पे उतरा हुआ है या नहीं। बात ये है कि अगर आज हम कहें कि जी गाड़ियाँ कम चलाओ, इंडस्ट्री के में धुआं कम छोड़ो, तो अब उससे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का कितना प्रॉब्लम आ जाएगा। यानी देयर इज़ ए क्या कह सकते हैं कि एक हम मुश्किल सिचुएशन में हैं कि अगर हम इन्वायरमेंट बचाने जाते हैं तो इकॉनमी को तबाह कर देते हैं, इकॉनमी को तबाह करके फिर ये जो बड़ा मुश्किल मकाम आया है इंसानियत के स्पीड में कि अब तक तो हम तरक्की करते रहे, हमने सोचा नहीं कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना एक अच्छी बात समझी जाती थी, अमेरिका इतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हर आदमी अमेरिका जाना चाहता है। अब वही लाइफ स्टाइल को एक तरह से इन्वायरमेंट जो है ना अब आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो अब ये जो ट्रेड ऑफ है उसको आप कैसे देखती हैं एज एन एक्सपर्ट? वैसे तो हम एज एन इकोनॉमिस्ट, अगर मुझसे पूछा जाएगा मैं कहूँगा एनवायरनमेंट को छोड़ो, पहले एक जॉब क्रिएट करो। जैसे इन्होंने भी कहा हमने तो यहाँ ना गंदगी की, ना हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, अब हमें क्यों कहा जाए कि जी आप अपनी इंडस्ट्री को बंद करें या बहुत ही महंगे किस्म के टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें जो इमिशंस को रोकें। जैसे फैक्ट्रीज़ में आप ऐसे चीज़ें लगा सकती हैं कि इमिशंस को कंट्रोल कर लेगा, गाड़ियों में बहुत ऐसी चीज़ें लग सकती हैं जो इमिशंस को रोक सकते, बट इट इज़ एक्सपेंसिव। तो आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंजीनियर, हाउ डू यू थिंक व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एनवायरनमेंट और द इकोनॉमी एंड जॉब्स? As far as my concern, both things are important. दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में वर्किंग कंडीशंस में देखती रही तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, कि अवेयर नहीं है कि जी एग्जॉस्ट है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में इट्स ओके, मीन्स कि इसका इम्पैक्ट का नहीं पता है। जब आपके फैक्ट्री से धुआं निकल के चला गया तो आपने बोला कि मामला खत्म हो गया। उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है।
तो उसमें अब जो अभी रिसेंट EPA वाले कर रहे हैं मॉनिटरिंग सिस्टम की, बहुत सी जगहों पे EPA ने बड़े अच्छे प्रोस्पेक्टिव में चीज़ें की हैं, चेक एंड बैलेंस लगाए हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को ये पता चला कि जी इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, लेकिन इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री विथ रेस्पेक्ट टू EPA स्टैंडर्ड काम करे। विल इट नॉट बी एक्सपेंसिव? जैसे मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ जी, अब तक तो मैं धुआं छोड़ता रहा, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं। अब मुझे आप कह रही हैं आके EPA वाले कि जी आप इसमें ये मशीन लगाएं, ये करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर ना जाए बल्कि कहीं और चला जाए। तो हाउ कॉस्टली इट इज़? विल इट बी इकोनॉमिकली वायबल? इकोनॉमिक इट इज वायबल। ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं और लोकल आप कुछ चीज़ें प्रोवाइड करें अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे यहाँ लोकल टैलेंट इतना अच्छा है, लोकल फैब्रिकेशंस, सिंपल एनालाइज़र आते हैं और उसकी मॉनिटरिंग के लिए, और सेट एनालाइज़र हैं डिफरेंट कि आप किस तरह उसकी मॉनिटरिंग, इवन इंडस्ट्री में लोगों में ऑपरेटर्स वगैरह जो लोअर लेवल के लोग हैं उनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है कि जी कितने PPM EPA ने अलाउबल लिमिट क्या है, NEQs वगैरह जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि जो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनमें एनवायरनमेंट की अवेयरनेस हो, फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं इस पैरामीटर को। जी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है, नॉक्स सॉक्स की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है, एयर पॉल्यूशन है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद इन द लिमिट्स। तो इस तरह ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी बल्कि हमारी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। इट विल नॉट कॉस्ट द इकोनॉमी। इससे इकोनॉमी यानी जैसे मैंने एज ए सिंपल एज इंडस्ट्रियलिस्ट बात की कि अगर मैं अपने फैक्ट्री में ये सारे मेजर्स लेता हूँ तो हाउ कॉस्टली इट विल बी। आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्री बिल्कुल ही मार्जिन पे चल रही होती है, प्रॉफिट और लॉस के करीब होती है, अगर उनके कॉस्ट मजीद इजाफा हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक्चुअली जैसे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें लेदर फैक्ट्रीज़ हैं, तो कोई तकरीबन 600 के करीब लेदर फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो उनका एक कंबाइंड वाटर एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया है उन्होंने। वो मेरे ख्याल से अभी तक चला नहीं है शायद, लेकिन वो चलने वाला है। वो चल रहा है जी, चल रहा है आजकल, शायद अभी शायद पिछले दिनों ही चला होगा, काफ़ी पहले लगा था। वो हॉलैंड की कोई कंपनी थी, उसने लगाया था। तो वो मिल के शेयर करके जो है वो भी किया जा सकता है। और देखें पूरे यूरोप में तो सॉक्स नॉक्स और ये CO2 वगैरह कंट्रोल कर ही रहे हैं ना, तो वहाँ भी जो कॉस्ट आ रही है वो है। तो ह्यूमन हेल्थ जो है वो तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक के। जी हाँ, उसको इकोनॉमिकल वाइबल बनाने के लिए ये है कि आप मिल के ये काम कर लें, गवर्नमेंट शेयर कर ले थोड़ा सा बर्डन इंडस्ट्रियलिस्ट का। और जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील मिल है, रिफाइनरीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनके पास तो टर्नओवर इतना, उनका बजट इतना उनका होता है कि वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं, या जो अपने एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इतना कोई वो नहीं होता। आई मीन इफ देयर इज अ खासतौर से ये CO2 की अगर हम उस पर ज़्यादा रहें तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज आई हैं जो कि कम पैसे में भी उनको PPP जो आप कहते हैं वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। हाउ डज इट कॉस्ट? जैसे एक इंडस्ट्री है, कोई कंट्रोल नहीं है उसमें, मतलब 1000 टन वो छोड़ रही है, हाउ कैन यू रिड्यूस इट टू हाफ और 1/4 एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट? इसमें कॉस्ट तो एक्चुअली नहीं मालूम कि क्या आएगी, वो तो हर एक की इंडस्ट्री की ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो CO2 रिलीज कर रही है। और तो वो कैसे कंट्रोल करेगा अगर चाहे कंट्रोल? जी हाँ, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजीज़ हैं। जी हाँ, क्या वो सूट्स को गिरा देता है? अब मैं आपको बताऊं, इसमें ये गाड़ियों में है, जैसे गाड़ियों में CO2 जो है वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एमिशंस में। यहाँ पर भी सर्टिफिकेट तो एकदम भड़बड़ निकल रहा है, वो दे रहे होते हैं। अच्छा, जैसे रिक्शे वाले यहाँ वो हट भी नहीं रहे पुराने रिक्शे। जी हाँ, वो गवर्नमेंट ने कोई भी की थी पुराने बस। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कराची के साथ। हाँ, दूसरे शहरों में खत्म हो गया। यहाँ कोयटा में मैं रक्शे में बैठा हूँ, कोयटा में बेहतरीन रक्शे चलता है, कोई धुआं नहीं छोड़ता। लाहौर में रक्शे देखें, दरवाजे लगे हुए हैं, सब कुछ है। और पेशावर में भी CNG रक्शे। कराची में एक रिक्शा वाला गुजर जाता है तो पूरे माहौल को खराब करके चला। बड़ा कोई टेक्नोलॉजी है कि इस रिक्शे में हम कुछ ऐसी चीज लगा दें? जी हाँ, अगर 4 सिलेंडर के बगैर, जी हाँ, जो अभी जो वेस्पा के रिक्शे चल रहे हैं, रक्शे में तो शायद फिजिबल नहीं होगा, रक्शे में तो शायद फिजिबल नहीं होगा, लेकिन बाकी जगह कन्वर्टर्स वगैरह लगे होते हैं इस तरह के। जो वो कन्वर्टर क्या करता है? CO2 एमिशंस जो हैं वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट में होता है। अच्छा, ये बड़ी बड़ी पुरानी बसें चल रही हैं। जी हाँ, कोई आपके पास, आप लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो, 8-10 हज़ार की हो, जो उसके अंदर फिट कर दिया जाए तो वो बहुत कम छोड़े?
वो करता कैसे, अगर ऐसा है भी तो क्या, ये how does it work? टेक्निकल है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं अच्छा। गाड़ियों में लगते हैं अमेरिका वगैरह में, और उसमें फिर कैटालिटिक कन्वर्टर जब लगता है तो उसमें ये होता है कि वो लेड फ्री पेट्रोल यूज करना चाहिए उसमें। अच्छा, अगर एक तो लेडेड वो- पेट्रोल होगा तो वो पॉइजन हो जाता है, ये भी एक मसाइल है। खैर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि सन 2000 में पूरा पाकिस्तान अब पेट्रोल लेड फ्री है यहाँ पर। अच्छा जी हाँ, जबकि थर्ड वर्ल्ड good कंट्री news। में अभी भी, इंडिया में भी 100% लेड फ्री नहीं हुआ है। अच्छा। ये दुनिया में चंद ममालिक हैं जहाँ पे ये 100% आजकल लिखा होता है अनलेडेड अनलेडेड। जी, unleaded और मैं समझता था leaded, कि जी। कोई खास पंप में अनलेडेड होते हैं, बाकी में नॉर्मल नहीं होते नहीं, हैं। अब ये टोटल total सिंगल मोनोग्रेड का जब से सिलसिला अच्छा। शुरू हुआ है तो चलिए उसके वो बाद- प्रॉब्लम तो हल हो गया। अब सिर्फ धुएं का रह गया मसला। जी हाँ हम इसी शहर में देखते हैं एक सीएनजी की रिक्शा गुजर जाता है, ना आवाज़ ना उसके अंदर ना कोई धुआं। इसलिए कि जी वो तो फोर गैस है, स्ट्रोक इंजन भी है जी हाँ। 4 स्ट्रोक इंजन भी है। और वहीं पे एक नई बस गुजर रही होती है, पेट्रोल से ही चल रही होती है या डीजल से, उसमें कोई खास धुआं नहीं होता। और जो पुरानी बस होती है उसमें ऐसा धुआं छोड़ता है कि पूरे इलाके को तबाह कर देता है। तो पुराने वालों को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पुराने का तो फिजिबल नहीं बनता ना इतना, इसलिए कि वो ऑलरेडी 1950 1960 के आप बसें चला रहे हैं यहाँ पे कराची में, जो कि बैन हो जानी चाहिए। पूरे मुल्क में नहीं चलती कहीं पर भी इतनी पुरानी बसें जितनी कराची में चलती हैं। उनको रिप्लेस करना ही ये सोल्यूशन है आपके ख्याल जी में? हाँ, नई और टेक्नोलॉजी। आमतौर से ये होता है कि जब आप बड़े शहरों में उनको रिप्लेस करते हैं, वो किसी छोटे शहर में चलना शुरू हो जाती जी है। हाँ, ये है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो दुनिया में तो वो मौजूद है, वो सही माने में तो आपने सोल्यूशन लॉज की निकाली ना। इम्प्लीमेंटेशन है मेनली। तो अब छोटे छोटे शहरों में तो आप रोक नहीं सकते कि पुराने रिक्शे चल रहे हैं या पुरानी बसें चल रही हैं, वहाँ है ही नहीं। जी जो चलेगा वो भी गनीमत। और हम तो ये दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज है, और अगर गांव में विलेज भी हो तब भी वो ऊपर तो आते ही है, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कोई ऐसा अभी फिलहाल उसका सोल्यूशन नहीं है। जी 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 लेकिन जो मेन हमारा मसला है क्लाइमेट चेंज का, उस पर ज़्यादा पाकिस्तान को जो है वो जोर देना चाहिए। ऑल्दो कि वो इतना प्रॉब्लमेटिक पाकिस्तान के लिए अभी तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बहरहाल वो हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम लोग तो इतने डेवलप्ड नहीं हैं, जी जी हम लोग तो छोड़ नहीं रहे, ज़्यादा छोड़ तो रहा है, यूरोप अमेरिका ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है। तो ये क्या इसका कोई, जैसे आपके इलाके में पोल्यूशन से ज़्यादा ताल्लुक है, ओवरऑल देखना ज़रूरी है? नहीं, ओवरऑल ये तो पूरा जैसे साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इसमें जो चैलेंजेस और इश्यूज हैं वो कॉमन है। हाँ वो तकरीबन कॉमन है। आप पाकिस्तान से अब देखें गैस ना- निकले या इंडिया से निकले, जी हाँ। इम्पैक्ट सबको बराबर करेगा। तकरीबन जो देखें ना, कनाडा में तो इंडस्ट्री नहीं है इतनी, आपको मालूम है, लेकिन कनाडा में एसिड रेन होती है अमेरिका की वजह से। अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी जाके जो है वो कनाडा में एसिड रेन करती हैं। तो प्रॉब्लम्स तो जो, ये तो वर्ल्ड एक ग्लोब है ना, पूरा ग्लोबल। आप कोई बॉर्डर नहीं खींच सकते कि Border नहीं है। यहाँ का धुआं इधर ना आए, इधर का धुआं इधर नहीं एमिशंस को आप रोक तो नहीं सकते। जाए। इसी तरह अगर ये रिक्शे और गाड़ियाँ जाके हैदराबाद में चलें या किसी और छोटे शहर में चलें, फिर भी हाँ। उसका इम्पैक्ट तो वही रहेगा। इक्वल इम्पैक्ट उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते अनलेस यू चेंज इट। तो अच्छा, ये बताइए कि ये जो रेन के बारे में आप लोगों की क्या राय है? इस पर बड़ी दो राय चल रही है, ज़माने से चल रही है। एलन गौर वगैरह ने पिछले साल अपना आर्गूमेंट तो जीत लिया, लेकिन अभी भी मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस हैं। कुछ का ख्याल है कि ग्लोबल वार्मिंग से बारिशें बढ़ जाएंगी, कुछ का ख्याल है कि ओवरऑल बारिशें कम हो जाएंगी, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, कोई कहते हैं नहीं पिघल जाएंगे। उसमें आप दोनों की क्या राय है? इसमें तारिक साहब देखें, अब आप खुद ही एनालाइज कर लें, एज ए लेमैन भी ये बात सोच सकता है कि आज से 30-40 साल पहले 1960 में हमारे कोयटा में पंखों का और एयर कंडीशनर्स का कोई वजूद नहीं था, ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ पे आप बिल्डिंगों में इतनी ठंड होती थी। मैं अर्ली 60s में गया हूँ स्कूल में जब था, तो वहाँ पे जून में हम लोग लिहाफ ओढ़ते थे। अब वहाँ पे बाकायदा एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं। यही हाल टोरंटो का भी है और न्यूयॉर्क सिटी का भी है, जहाँ पे इस दफ़ा सुना कनाडा में बिल्कुल ही सर्दी नहीं पड़ी। जी हाँ, बहुत कम पड़ी सर्दी। पड़ी तो है सर्दी, लेकिन जो सीवियर कंडीशंस होती हैं वो नहीं हुई। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप देखें दुबई में ओले पड़ रहे हैं, दुबई में बारिशें बढ़ गई हैं। अबू धाबी में, अभी शारजा में पिछले 15 दिन पहले मैं शारजा में था, वो पूरा 1.5 इंच बारिश हुई कोई 4 घंटे में, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ की, इसलिए कि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो वो पूरा जो है वो फ्लडेड हो गया शारजा, कई घंटे ट्रैफिक बंद रहा। तो ये फेनोमेना चेंज हो रहा है। मतलब तो ये कोई एक जनरल ट्रेंड तो नहीं है ना कि या तो सर्दी बढ़े या गर्मी बढ़े? कहीं आप बता रहे हैं सर्दी बढ़ रही, कहीं घट रही जी हाँ। है। ये जो एक साइंटिस्ट की सोच थी ना कि ओवरऑल गर्मी बढ़ जाएगी, तो वो बात तो सही नहीं हुई फिर।
ये तो एक एडिटिक बिहेवियर लग रहा है। Overall- साइक्लिक प्रोसेस। जी हाँ, एवरेज टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ना। हाँ, एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर, वो तो बढ़ एवरेज लेते हैं ना। जी हाँ, अब मतलब इसमें कि ये तय है कि बढ़ रहा है, जी जी ये तो है। किसी जगह थोड़ा दिन के लिए सर्दी हो गई या थोड़ा दिन के लिए नहीं, कम गर्मी हो overall- गई, overall impact ओवरऑल ये बढ़ है कि रहा है, increase in temperature। दैट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। जी जी, ये बिल्कुल। और उसके वजह से इवापोरेशन ज्यादा होगी अगर, तो रेन ज्यादा होनी जी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट में पढ़ा था, ये पचूरी साहब की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक पेपर किसी ने पढ़ा था, उसमें वो ये कहता है कि साउथ में, पाकिस्तान के साउथ में बारिशें कम हो जाएंगी और नॉर्दर्न एरियाज में बारिशें बढ़ जाएंगी। ऑन द अदर हैंड ग्लेशियर जो है वो नॉर्दर्न एरियाज के पिघलेंगे तो पानी फ्लो होगा अल्टीमेटली रिवर इंडस में ही जाहिर है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर हम नाज़रीन अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।